से रिकैप देख लेते हैं भाई उसका। सो वी वर स्टडिंग कैलकुलस, और कैलकुलस में पर्टिकुलरली इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, अब इंटीग्रल मैंने सबसे पहली चीज बेटा यही बोली कि स्विच ऑफ योर ऑडियो, प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो, स्विच ऑफ योर ऑडियो। ओके, ठीक है। तो शुरू किया था हमने इंटीग्रल कैलकुलस का, जो शुरुआत की थी वो बोला था कि भाई हम एंटी डेरिवेटिव से शुरू करते हैं। एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि क्यों ना एक कर्व ले लेते हैं, कोई एक कर्व ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। प्लीज मैसेज मत करो बेटा। हाँ, क्यों ना एक कर्व ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ दिखता है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की कर्व, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की कर्व ले लेते हैं, और कुछ अलग अलग कर्व्स और भी लेनी थी भाई। जैसे ये वाली कर्व थी मेरी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस कर्व वाज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फिर इस कर्व में मैंने केवल कांस्टेंट का चेंज दिया था, ठीक है। मैंने मान लिया था y इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जा रही है, कोई कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जा रही है, तो ऐसी कर्व हो गई। माइनस ऑफ टू के लिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू किया तो ये वाली कर्व थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गई। ये सारी की सारी कर्व्स, ये सारी की सारी कर्व्स का जो नेचर है वो बिल्कुल सेम है, नेचर है वो बिल्कुल सेम है, बस y एक्सिस पे ऊपर नीचे शिफ्ट हो जा रही थी, ठीक है। ये वाली कर्व थी मेरी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, और ये वाली कर्व थी मेरी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, मान लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने ऐसा बोला था कि आप इन कर्व्स पे कोई भी एक मनपसंद अपना पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। अभी के लिए मैं कोई एक नेगेटिव पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया था जो ऑरिजिन से लेफ्ट में है, ऑरिजिन से लेफ्ट में है, और वो x की वैल्यू पे, वो x की वैल्यू पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की, सपोज ये लाइन किसी भी एक रैंडम से पॉइंट पे मिल रही है, मैं मान लेता हूं ये x इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्री पे मिल रहा है, ठीक है। सो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्री है, ये वाला पॉइंट मेरा x इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्री है। तो x इक्वल्स टू माइनस थ्री पे जो लाइन ड्रॉ करने हैं पैरेलल टू y एक्सिस, एक्चुअली में आप बाद में समझोगे कि x इक्वल्स टू माइनस थ्री एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, वो चीज बाद में देखेंगे। सो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्री, इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट का बेटा x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तीनों के तीनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा खुशी? तीनों के तीनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ऑफ थ्री। y कोऑर्डिनेट अलग अलग हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो माइनस ऑफ थ्री होगा, सभी मानते हो ना? x कोऑर्डिनेट तो माइनस ऑफ थ्री होगा, सभी को लगता है ना भाई? ठीक है, ओके। अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट थ्री है तो देखो तीनों कर्व्स पे मुझे तीन डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए, तीनों कर्व्स पे मुझे तीन डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, कि ये वाले पॉइंट को, ये मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है a, ये वाला पॉइंट है b, ये वाला पॉइंट है c। ये वाले पॉइंट का नाम नहीं देते हैं क्योंकि कोई काम का नहीं है, ठीक है। ओके, सो पॉइंट ए पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, पॉइंट ए पे अगर मैं ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट ए पे, फिर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की पॉइंट बी पे, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की पॉइंट बी पे जो कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए टेंजेंट है, और फिर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की एट पॉइंट सी जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू के लिए टेंजेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस टू के लिए टेंजेंट है। तो मैं बोलूंगा बेटा कि ये आप देख के भी ऐसा लग रहा है कि ये तीनों के तीनों टेंजेंट्स पैरेलल हो जाएंगे। अगर देख के नहीं लग रहा है तो मैं बताऊंगा कि हाँ भाई, जब ये वाले कर्व का, ये वाले वेरिएबल का नेचर सेम रहेगा तो जो इसका डेरिवेटिव है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, जो इसका डेरिवेटिव है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बेटा ये वाले कर्व का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? dy अपॉन dx से, dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले कर्व का डेरिवेटिव हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स, टू टाइम्स ऑफ एक्स। अच्छा, दूसरी वाली कर्व की बात करें भाई, दूसरी वाली कर्व के लिए भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्योंकि देखो यहां पर जो टू का डेरिवेटिव है वो तो जीरो हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स, ठीक है। यहां पर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू मेरी कर्व थी, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स, क्योंकि माइनस ऑफ टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इज्जत हम करते नहीं, तो तीनों के डेरिवेटिव सेम आ गए, ठीक है। अब मैं पूछूंगा, अब देखो डेरिवेटिव सेम आ गया, मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा
एट पॉइंट x इक्वल्स टू -3, ध्यान से सुनना, एट पॉइंट x इक्वल्स टू -3, एट पॉइंट x इक्वल्स टू -3, ये मान लेते हैं कर्व A है, ये मान लेते हैं कर्व B है, ये मान लेते हैं कर्व C है, ठीक है, CC CA CB। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एट पॉइंट x इक्वल्स टू -3, कर्व A के लिए जो वहां पर टेंजेंट बनाएंगे पॉइंट x इक्वल्स टू -3 पे, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। फिर से सुनो मेरा क्वेश्चन, एट पॉइंट x इक्वल्स टू -3, कर्व ए पे मैं एक टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो कौन से पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं भाई, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। कर्व ए के लिए x इक्वल्स टू -3 वाला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए है, ठीक है। तो कर्व सी ए के लिए x इक्वल्स टू -3 पे जब मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, बोलो तो। जो उसका डेरिवेटिव आ रहा है, जो उसका डेरिवेटिव आ रहा है, देखो तो पॉइंट ए पे कर्व सी ए के लिए x इक्वल्स टू -3 पे जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, डेरिवेटिव 2x आ रहा है क्या भाई, ये वाला 2x yes, आ रहा है डेरिवेटिव। yes, तो पॉइंट ए के लिए डेरिवेटिव आया 2x। अब कौन सा पॉइंट है पॉइंट ए, वहां पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -3। x की वैल्यू अगर -3 है तो यहां पर जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा -6। क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है सभी को, yes, सभी को क्लियर है ना भाई, ठीक है। उसके बाद हमने सेम चीज, अगर मैं सेम चीज कर्व बी के लिए करूंगा और कर्व सी के लिए करूंगा, पॉइंट्स अभी भी, पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ध्यान देना, पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है लेकिन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो कर्व सीबी के लिए पॉइंट बी पे जब मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो उस टेंजेंट का भी स्लोप कितना हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है। कर्व सी के लिए जब पॉइंट सी पे मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो उस टेंजेंट का भी डेरिवेटिव हो जा रहा है 2x, ठीक है। तो क्या मैंने एक्स कोऑर्डिनेट चेंज किया, किसी का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो तो जो डेरिवेटिव आएंगे इनके, इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा -6, इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा -6, ठीक है, तीनों का डेरिवेटिव -6 आ गया। अच्छा, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि क्या कर्व ए के लिए पॉइंट ए पे आप कोई दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, क्या कर्व ए के लिए पॉइंट ए पे कोई दूसरा टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं भाई, इस जन्म में तो नहीं कर सकते भाई, ठीक है, क्योंकि कर्व का टेंजेंट यूनिक होता है, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता था क्या कि मैं x इक्वल्स टू -3 पॉइंट दे दूं तो उस पॉइंट पर -6 छोड़ करके कोई दूसरा डेरिवेटिव आ जाए कर्व ए के लिए, -6 छोड़ करके कोई दूसरा डेरिवेटिव आ जाए, नहीं हो सकता था, ठीक है। तो यही वाली चीज हमने कल पढ़ी थी कि किसी भी कर्व का जो डेरिवेटिव है, किसी भी कर्व का किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट आ रहा है वो टेंजेंट क्या होता है बेटा, वो टेंजेंट होता है यूनिक, वो टेंजेंट होता है यूनिक। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज, yes, sir, तो किसी भी कर्व के लिए किसी एक पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव होता है यूनिक, ठीक है, डेरिवेटिव मेरा हो जाता है यूनिक, ओके क्लियर है। अब एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये मैंने बताया था, हमें वापस जाना पड़ेगा, कहां से वापस जाना है भाई, 2x, देखो x² + 2 को डिफरेंशिएट किया तो उसका डेरिवेटिव आ गया 2x, ठीक है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन सी कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, कौन सी कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो आप बोलोगे सर वो कर्व ए भी हो सकती है, कर्व बी भी हो सकती है, कर्व सी भी हो सकती है, इन तीनों को ही अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। क्लियर है ये चीज, तीनों ही कर्व्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। सभी को समझ में आ रहा है ना भाई, सभी के लिए क्लियर है भाई ये चीज, हाँ yes, sir, तो मैंने क्या बोला, एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं भाई, आंटी को बुलाना पड़ेगा, और आंटियां तो बहुत सारी होती हैं भाई, आंटियां बहुत सारी होती हैं। तो जब मैंने x² - 2 को डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव निकाला तो आ गया 2x, ठीक है। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बेटा जो 2x आ रहा है उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलोगे सर उसका एंटी डेरिवेटिव हो सकता है कि x² - 2 हो जाए, अगर किस्मत अच्छी है तो
लेकिन जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू ही हो, क्योंकि अभी ऊपर मैंने देख लिया था, अभी ऊपर मैंने देख लिया था कि वो वाली कर्व हो सकता है एक्स स्क्वायर भी हो सकती है और हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस टू भी हो जाए, और जनरलाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि वो कर्व कुछ भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर उसमें होगा ये पक्का है, प्लस सम के, प्लस सम के हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सम के हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज यहां पर क्या आई थी भाई, कि एंटी डेरिवेटिव जो होते हैं वो किसी भी इक्वेशन के, किसी भी टर्म के 2x, अभी के लिए मैं फंक्शन नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव इस वाले टर्म का एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं है, एंटी डेरिवेटिव चेंज हो सकते हैं, ये वाली चीज क्लियर हुई, एंटी डेरिवेटिव्स यूनिक नहीं होते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, तो एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव्स तो अलग होते हैं, लेकिन किस चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो उनको डिफर कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से एंटी डेरिवेटिव्स अलग अलग हो जा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है वो? कांस्टेंट, कांस्टेंट, बिल्कुल सही पकड़े हैं भाई, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। एंटी डेरिवेटिव्स केवल कांस्टेंट की वजह से डिफर करते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स डिफर बाय अ कांस्टेंट, एंटी डेरिवेटिव्स ये तो पता चल गया कि वो यूनिक नहीं होते हैं, ठीक है। अब किस लिए यूनिक नहीं होते, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब भी बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, केवल कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव्स डिफर बाय अ कांस्टेंट, ठीक है बेटा, ये वाली चीज क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर है, ओके। ये वाली चीज कल पढ़ ली थी, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं हम, एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े भाई, यहां से आगे बढ़े, सबने लिख लिया ये चीज, एंटी डेरिवेटिव डिफर बाय अ कांस्टेंट। चल अब जो नेक्स्ट चीज पढ़ी थी मैंने बोल रहा हूं, अब जो नेक्स्ट चीज पढ़ाई थी मैंने, वो पढ़ाई थी कि जो भी एंटी डेरिवेटिव होता है वो कहीं ना कहीं मुझे एरिया अंडर द कर्व देता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो कर्व इंपॉर्टेंट है, एरिया इंपॉर्टेंट है, और अंडर द कर्व कहां की एरिया दे रहा है, ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार देखते हैं, बस बहुत ही छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी देखेंगे सारे टर्म्स और फिर हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन शुरू कर लेंगे। अच्छा, तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके, वो ये पढ़ाया था कि अगर मेरे पास कोई कर्व गिवन है, तो इंटीग्रेशन किस चीज में हेल्प करता है भाई, फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब एरिया अंडर द कर्व जब मैं बोलता हूं, तो बहुत सारी ऐसी कर्व्स हैं जिनका एरिया हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी कर्व्स हैं जिनका एरिया हमें पता रहता है, ठीक है, ओके। अब बहुत सारी कर्व्स का एरिया मुझे पता रहता है, तो कौन सी ऐसी कर्व है जिसका एरिया नहीं पता है, तो देखो, तो अगर ये कर्व एक सर्कुलर कर्व होगी या एक रेक्टेंगुलर कर्व होगा, मतलब यहां पर एक रेक्टेंगुलर ग्राफ बनेगा, या अगर स्क्वायर बन जाए तो इनकी एरिया, या ट्रायंगुलर बन जाए तो इनकी एरिया हम जरूर फाइंड कर सकते हैं, इनकी एरिया तो हम पहले से जानते थे क्या होती है, ठीक है। तो जब कोई इर्रेगुलर कर्व बनेगी, ऐसा नहीं कि इनकी एरिया हम नहीं निकाल सकते, इनकी एरिया भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन मुश्किल कहां पर आ जाती थी, जब कोई इर्रेगुलर सी कर्व आ जाती थी, जैसे कि ऊपर वाली कर्व आपको दिख रही है, ठीक है, ऊपर वाली कर्व दिख रही है, इस वाली कर्व के अंदर का जो एरिया है वो क्या लिखेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नहीं जा रहा हूं, मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इस कर्व के अंदर की एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, यहां पर ये बाउंड्री बना दी मैंने, यहां पर ये बाउंड्री बना दी भाई, इस वाली बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक का इलाका जो है वो अपना इलाका है, इसी कर्व की एरिया चाहिए, ये वाली एरिया, जो येलो वाली एरिया है भाई, ये वाली एरिया हमें चाहिए, ओके। अच्छा, अब येलो वाली एरिया क्योंकि बहुत इर्रेगुलर सी एरिया थी, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये कर्व है क्या, अभी के लिए कोई जनरल सी कर्व ले लेते हैं, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। तो मान लेते हैं कि ये वाली कर्व है एफ ऑफ एक्स, लेकिन आप जानते हो कि एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम क्या होता है भाई, एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम क्या होता है, वाई होता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम वाई होता है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर इस कर्व की एरिया निकालनी है तो हमने शुरुआत कहां से की थी भाई, देखो हमने शुरुआत की थी रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके भाई,
रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके। और ये मेथड बताया किसने था कि भाई इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लो? रिमन ने बताया था, ठीक है। रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ में मैंने डिवाइड कर लिया। जब मैं रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ में डिवाइड कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या हो जा रही थी? प्रॉब्लम क्या हो जा रही थी? सपोज ये वाला रेक्टेंगल मैंने डिवाइड किया, चलो यहां पर कुछ एरिया मिल गई, ये मिल गई मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये मिल गया मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहां पर क्या हो रहा था, आप जो रेक्टेंगल लोगे वो कुछ ऐसा लोगे, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लोगे आप, लेकिन जो ऊपर वाला थोड़ा सा एरिया बच जा रहा है, देखो मैं इसको ढेर सारे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करने की कोशिश किया, मैंने की कोशिश, और फिर क्या हुआ, मैं ये वाली एरिया निकाल पाया, ये वाली एरिया निकाल पाया, लेकिन कुछ एरिया तो बच गई। कौन सी एरिया बच गई भाई? ये देखो ट्राइंगुलर जैसी एरिया, जो एग्जैक्टली ट्राइंगल नहीं है, ये वाली एरिया अभी भी मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूं। ये वाली एरिया अभी भी छूट जा रही है मुझसे, ये वाली एरिया अभी भी मिस हो जा रही है, ठीक है। जैसे ऐसे करके बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन रहे थे और थोड़ी 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 छोटी छोटी एरिया मिस हो जा रही थी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस केस में मान लो 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स बन रहे थे, तो काफी सारी एरिया मिस हो जा रही थी। यहां पर फिर से मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, तो रेक्टेंगल की एरिया तो हम निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल की एरिया तो हम निकाल सकते थे। ये वाली जो एरिया मिस हो जा रही थी, ये वाली एरिया हम नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। तो रिमन ने एक हाइपोथेसिस, ये स्पेलिंग गलत हो सकती है मैथमेटिशियन के नाम की, ठीक है। रिमन ने एक हाइपोथेसिस दी कि क्यों ना हम क्या करें, रिमन हाइपोथेसिस क्या थी कि क्यों ना हम क्या करें, अभी जो इस रेक्टेंगल का विड्थ है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो विड्थ में मान लेता हूं कुछ एक्स है, ठीक है। सोना नहीं है भाई किसी को, मान लेते हैं कि ये विड्थ एक्स है, ठीक है। तो अभी के लिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं 6, जब विड्थ है मेरी x, ठीक है। मैं चाहता हूं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज कर दिए जाएं। अब इंक्रीज करने से फायदा क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। इंक्रीज करने से क्या होगा, यहां तक पहले समझ में आ गया ना? अभी 6 रेक्टेंगल्स हैं तो थोड़ी थोड़ी एरिया हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अबव एक्स एक्सिस, वो जो कर्व के अंदर की एरिया आ रही है वो हम निकाल नहीं पा रहे थे। कौन सी एरिया काउंट नहीं कर पा रहे हैं भाई? ब्लू वाला पोर्शन अभी भी काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस ब्लू वाले पोर्शन को काउंट करने के लिए अगर मैं 6 से थोड़े से ज्यादा रेक्टेंगल्स इंक्रीज कर दूं, देखो तो यहां पर मैं ऐसा एक रेक्टेंगल और बना देता हूं। जैसे ही मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया, मतलब मैंने रेक्टेंगल्स की विड्थ अब थोड़ी सी और कम कर दी, विड्थ मैंने डिक्रीज किया, इसका मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज हो गए। देखो तो ये कर दी मैंने अब रेक्टेंगल की विड्थ, ये छोटी सी विड्थ हो गई है मेरे रेक्टेंगल की विड्थ। तो जब मैंने विड्थ डिक्रीज की तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज हो गए। तो अभी बताओ तो कितने रेक्टेंगल्स हैं? एक लमसम अमाउंट बता दो भाई, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं? चलो जितने भी मान लेते हैं 10 रेक्टेंगल्स हो गए, ठीक है। तो ये वाली जो छोटी सी विड्थ है, ये मैं बोल देता हूं मैं एक्स डैश है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जब इंक्रीज किए तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कम हो गया, रेक्टेंगल का विड्थ काफी छोटा हो गया, तो देखो फायदा क्या हुआ। अब क्या है, इस वाले रेक्टेंगल को ध्यान से देखना, देखो। जब मैं ये वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लूंगा, तो देखो तो यहां से यहां तक का मैं सारा एरिया फाइंड कर ले रहा हूं। तो अब जो ब्लू वाला पोर्शन था वो वाला काउंट हो जा रहा है, जो ब्लू वाला पोर्शन था उसकी एरिया भी काउंट हो जा रही है, उसकी एरिया भी मैं निकाल ले रहा हूं। तो एरिया अंडर द कर्व जो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट एरिया मिल रहा था, अब वो थोड़ा और एग्जैक्टनेस की तरफ जा रहा है, और थोड़ा एग्जैक्ट एरिया मैं निकाल सकता हूं। मैंने किया क्या, मैंने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज कर दिए। रिमन ने यही हाइपोथेसिस दी थी कि आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज कर दो। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जैसे ही मैंने इंक्रीज किए, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है बहुत छोटू सा हो गया। ये दिख रहा है भाई ब्लू वाला पोर्शन सभी को? क्लियर है ना? ये बहुत छोटा सा हो गया, पहले बहुत बड़ा सा। सपोज पहले एक्चुअल एरिया जो थी वो 32 थी, तो जो मेरी एरिया आने वाली थी रेक्टेंगल्स की एरिया फाइंड करके वो आने वाली थी 30, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो जो रेक्टेंगल की एरिया, जो छोटे से ब्लू वाले पोर्शन की एरिया नहीं काउंट कर पा रहा था मैं, वो था सपोज 2 यूनिट स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो अब क्या हो जा रहा है कि मैं और करेक्टनेस की तरफ बढ़ रहा हूं। जो एक्चुअल एरिया मैं बोल रहा हूं, मुझे 32 वाली एरिया नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि जो एग्जैक्ट एरिया आने वाली थी वो 32 थी। पहले जो मैं एरिया फाइंड कर पा रहा था वो 30 था। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल्स बढ़ा दिए तो और थोड़ी एग्जैक्टनेस की तरफ मैं आगे बढ़ा, हो सकता है अब मेरी एरिया 31 आ रही हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करके
एरिया का अप्रोक्सीमेशन बेटर हो गया, एरिया का अप्रोक्सीमेशन बेटर हो गया, ठीक है, और क्लोज पर पहुंच गए हम जो एक्चुअल फिगर है उससे, ठीक है। तो रिमन ने क्या बोला, रिमन ने बोला कि आप जो एक्स है, देखो जब मैंने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज किया तो एक्स छोटा हो गया, ठीक है। यहां पर ये वाला जो बड़ा वाला एक्स है, जो एक्स है वो एक्स डैश से अभी बड़ा है, ठीक है। तो अगर अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कम हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज किए, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कम हो गया, सभी को क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। सर अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, अब मैं बोल रहा हूं कि x को इतना छोटा कर दो कि वो इनफाइनाइटेसिमल विड्थ का हो जाए, वो इनफाइनाइटेसिमल विड्थ का हो जाए, मतलब एकदम नेग्लिजिबल विड्थ हो जाए, एकदम नेग्लिजिबल विड्थ हो जाए, ठीक है। तो देखो, तो मैं फिर से एक बार इस चीज को स्केच कर लेता हूं, मैं फिर से एक बार इस चीज को स्केच कर लेता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। हाँ, एक नया कर्व ले लेते हैं। अब रिमन की हाइपोथेसिस के ऊपर जा रहे हैं, उसने मदद की हमें, वो भी कहीं ना कहीं इंटीग्रल कैलकुलस में उसका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो काउंट करना चाहिए। देखो कर्व कुछ ऐसी थी, मैं एग्जैक्ट स्केच तो शायद नहीं बना पाऊंगा, पर अभी के लिए मान लेते हैं कर्व कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो मैंने उसके लिए कुछ बाउंड्री ले ली थी, मैंने उसके लिए कुछ बाउंड्री ले ली थी, ठीक है, बाउंड्री ले ली थी भाई, ठीक है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी कर्व थी एफ ऑफ एक्स की, ये भी याद कर लेते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स की कर्व थी, मतलब उस कर्व का जो इक्वेशन था वो एफ ऑफ एक्स था, उसको हम वाई बोल रहे थे। अब रिमन ने जो बोला उसको ध्यान से सुनना, रिमन ने बोला कि आप रेक्टेंगल की विड्थ इतनी कम कर दो, इतनी कम कर दो, इतनी कम कर दो कि वो dx हो जाए, ठीक है, एकदम छोटू सी विड्थ हो गई। क्या रेक्टेंगल की हाइट, रेक्टेंगल की हाइट भी बहुत छोटी हो गई, रेक्टेंगल की हाइट भी बहुत छोटी हो गई Yes, क्या? sir. नहीं, रेक्टेंगल की हाइट तो भी वही है, रेक्टेंगल की हाइट चेंज हो रही है, अलग अलग हाइट है भाई। यहां पर कहीं अगर आप छोटू सा रेक्टेंगल लोगे तो कुछ और हाइट आएगी, यहां पर अगर आप कोई छोटू सा रेक्टेंगल लोगे, छोटू सा रेक्टेंगल का मतलब रेक्टेंगल की विड्थ छोटू सी, तो कोई दूसरी हाइट आएगी, लेकिन वो हाइट बहुत छोटी सी नहीं है, ठीक है। तो रिमन ने बोला कि जब आप इतू सा रेक्टेंगल ले रहे हो तो उसका एरिया क्या आ रहा है, उसका एरिया क्या आ रहा है। अब देखो रेक्टेंगल का ये वाला साइड ध्यान से देखो, आईआईटी जेईई 2008 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, रेक्टेंगल का ये वाला हाइट और ये वाला हाइट, ये दोनों हाइट्स अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? अलग अलग होंगे ना भाई। एक हाइट थोड़ा Yes, सा sir. छोटा होगा दूसरे हाइट से। यस सर। भाई सभी बोल क्यों नहीं रहे हो, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है, ठीक, फाइन। अब देखो सीन क्या है कि ये जो रेक्टेंगल के दोनों हाइट्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इतने छोटे सी दूरी में, बताओ तो भाई, बताओ तो, अगर अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक पहुंच जा रहा हूं तो कोई खास चेंज इन हाइट आ रहा है क्या? कोई बहुत ज्यादा चेंज इन हाइट आ रहा है क्या? एक जगह हाइट कुछ इतना था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जा रहा हूं, मैं dx ही आगे जा रहा हूं, तो चेंज इन हाइट क्या हो रही है? चेंज इन हाइट क्या हो रही है यहां पर? ये चेंज इन हाइट क्या हो रही है? dy हो रही है, बहुत छोटी चेंज इन हाइट हो रही है, बहुत छोटी चेंज इन हाइट हो रही है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि एक्चुअल हाइट उस केस में थी y, एक्चुअल हाइट उस केस में थी y कैसे ले लिया आप बोलोगे? अरे भाई फंक्शन के अंदर जब आप x रखोगे तो कुछ तो आउटपुट आएगा, फंक्शन के अंदर जब आप इस इक्वेशन के अंदर x रखोगे तो y की कोई तो वैल्यू आने वाली है। सपोज x इक्वल्स टू ये 2 था, x इक्वल्स टू 2 था, उस समय आउटपुट था 5, ठीक है, और x इक्वल्स टू 2.0000000000000001, 2.0001 पे जो आउटपुट आ गया वो आ गया 5.0000000002, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चेंज इन हाइट भी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा चेंज इन हाइट भी नहीं हुआ, मानते हो आप लोग? मानते हो ना इस चीज Yes, को? sir. यस सर। सभी Yes, को sir. समझ में आया ना? Yes, बहुत sir. ज्यादा चेंज इन हाइट नहीं होगा। तो रिमन ने क्या बोला कि हाइट आप दोनों की सेम रख सकते हो, ऐसा नहीं कि एक की हाइट को y लेंगे, दूसरी की हाइट को y प्लस dy ले लेंगे। उसने बोला कि आप दोनों की हाइट सेम रख सकते हो, इतना उसने फ्री छोड़ दिया, खुली छूट दे दी भाई कि अब तो y बिल्कुल सेम ले सकते हो आप दोनों के केस में, ठीक है। तो मैं किसी भी रेक्टेंगल का जो लेंथ है, इसको लेंथ बोलेंगे या हाइट बोल लो, ये विड्थ है, dx विड्थ है, ऊपर वाली चीज हाइट है, तो हाइट मैं किसी भी रेक्टेंगल की y ले रहा था, हाइट मैंने किसी भी रेक्टेंगल की y ले ली, ये ले लिया मैंने y, ये ले लिया मैंने y, ठीक है।
तो अब आप बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये छोटू सा रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा भाई? लेंथ, लेंथ मतलब y, विड्थ मतलब dx, तो ये हो जाएगा y टाइम्स ऑफ dx, y टाइम्स ऑफ dx। ठीक है, अब रिमन ने बोला ऐसा एक रेक्टेंगल तो नहीं है, ऐसा एक रेक्टेंगल तो नहीं है, ऐसे ढेर सारे रेक्टेंगल्स हैं, क्योंकि इनफाइनाइट, अनंत अनंत रेक्टेंगल्स में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हैं, और जब इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हैं तो भाई हर एक रेक्टेंगल की अलग अलग हाइट है। तो मैं मान लेता हूं कि हम क्या करते हैं, अगर मुझे टोटल एरिया फाइंड करनी होगी तो ये तो एक रेक्टेंगल की बात हो गई। मान लेते हैं ये हाइट है y1, यहां पर ये वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है इसकी विड्थ तो है dx, लेकिन इसकी हाइट है y2। यहां पर ये वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी विड्थ तो है dx, लेकिन इसकी हाइट है y3। तो हमें ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का एरिया अगर मैं ऐड कर दूंगा तो पक्का पक्का मुझे एक्चुअल एरिया मिल जाएगा, एक्चुअल एरिया का अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो टोटल एरिया मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा टोटल एरिया जो इररेगुलर कर्व की है, वो एरिया हो जाएगी y1 टाइम्स ऑफ dx प्लस y2 टाइम्स ऑफ dx प्लस y3 टाइम्स ऑफ dx। पर ऐसे कितने डिफरेंट y मिलेंगे भाई? y4, y6, y7, y8, y11 इंफिनिटी, yn टाइम्स ऑफ, या इसको सिंपली मैं अप टू इंफिनिटी लिख देता हूं। इंफिनिटी का सिंबल आप जानते हो ना, अप टू इंफिनिटी। ऐसे छोटे छोटे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स की एरिया मुझे ऐड कर देनी है। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक? यस सर। भाई क्लियर? ठीक है, चलो। अच्छा भाई, ऐसी कोई चीज है, तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का मैं सम कर रहा था, इस वाली चीज को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसा। कभी ये वाला आपने सिंबल देखा है क्या? दिस इज द सिंबल फॉर समेशन। यस सर। समेशन देखो, सम से आया है, इसको बोलते हैं समेशन। चलो, सभी को नहीं पता तो एक बार जान लेते हैं इसके बारे में भी, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे वापस इसके बारे में। समेशन, अब देखो ये समेशन जो है ये आलसी लोगों का सिंबल है। आलसी लोगों का सिंबल क्यों है भाई? अगर मुझे किसी ने बोला कि आपको ऐड करना है y1 प्लस y2 प्लस y3, मान लेते हैं केवल 3 नंबर्स ऐड करने, ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कुछ ऐसा, समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to 3 ऑफ yi। ठीक है, ये वाले सम को मैं कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब अब ये समेशन का मतलब क्या है? i की वैल्यू 1 रखो, yi में तो y1 आ जाएगा, प्लस i की वैल्यू 2 रखो yi में तो y2 आ जाएगा, प्लस i की वैल्यू 3 रखो, तो देखो जब 3 आ जाएगा जो एक्सट्रीम वैल्यू आ जा रही है वहां पर रुक जाएंगे, तो रख लिखेंगे, यहां पर i की वैल्यू 3 रख के लिखेंगे, y3 आ जाएगा। तो ये वाला समेशन इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर हुआ भाई? ये वाली चीज क्लियर हुई? समेशन क्या शो करता है? यस सर। क्या शो करता है? Yes, sir. क्लियर हो गया। तो एक्चुअली में इंटीग्रल कैलकुलस पहले इन्वेंट होने से पहले जितने भी मैथमेटिशियन थे वो ये समेशन का यूज करते थे। वो बोल रहे थे कि भाई ये जो एरिया निकालनी है इसको समेशन से क्यों ना निकाल लें। हम बोलेंगे समेशन y1 dx प्लस y2 dx, समेशन नहीं, अभी के लिए पहले एडिशन था। ओके, एडिशन में आप एक चीज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? dx तो सभी में कॉमन है, dx अगर सभी में कॉमन है तो क्या मैं थ्रू आउट dx कॉमन ले सकता हूं? थ्रू आउट में dx कॉमन ले सकता हूं बेटा, बिल्कुल ले सकता हूं। बचेगा क्या? y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस ऐसे इनफाइनाइट y, अलग अलग y बचेंगे। ठीक है, अलग अलग y बचेंगे। क्लियर है ये चीज भाई? क्लियर है? sir. चलो, अब इसी चीज को मैं समेशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? तो मैं इसी चीज के लिए समेशन लिखूंगा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1, y1 तो आ रहा है, dx आने वाला, dx लास्ट में मल्टीप्लाई